नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं सोशल एसकेपी यूट्यूब चैनल। इस समय हम आजमगढ़ धरती से जुड़े एक छोटे से गांव अंबारी अंबारी के पास अंबारी रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा गांव है, शाहपुर के नाम से जाना जाता है। हम उसी जगह इस समय पहुंच चुके हैं और आपको हम उन्हीं आवाज़ से एक बार फिर रूबरू कराना चाहते हैं। हमारे बगल में देखिए वही मनोज भाई हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ की कीर्ति दूर दूर तक फैलाई है। इस समय हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं और यह इनका आशियाना है। इसी छोटे से घर में ये रहते हैं और ये इनकी पूरी फैमिली है। 3 बच्चे हैं, इनकी धर्मपत्नी और मनोज भाई हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, हम इनके घर पे मौके पे पहुंच चुके हैं क्योंकि ये बार बार इनकी जो आवाज़ थी उभर कर सामने आ रही थी, तो हमको उनकी आवाज़ ने यहाँ तक खींच लाया है। तो सर्वप्रथम हम मनोज जी से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए आपके परिवार में और खुद कितने लोग हैं? सर ये 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है और मेरी माँ है, अंदर रहती है। उनको फालिस मार दिया है तो वो बेड पे हैं। देखिए, एक छोटा सा परिवार, संयुक्त परिवार, और इनकी माता जी हैं, इस समय बीमार चल रही हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटे से अपने घर में रहते हैं। ये वही मनोज भाई हैं जो तरह तरह के आवाज़, पक्षियों के आवाज़ और जानवरों के आवाज़ को कंटिन्यू अपने नगर क्षेत्रवासियों और अदर प्रदेशों में जाकर फैलाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं। तो हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं और अभी आप लोगों को हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे। इनका जो प्रोग्राम है, एक विद्यालय पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको जो है विद्यालय परिवार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी बच्चे भी उत्साहित हैं इनकी आवाज़ को सुनकर। हम आपको वीडियो में आगे दिखाते रहेंगे, लेकिन इस समय हम इनके घर पे हैं और इनके परिवार से ही बात कर रहे हैं। तो सर, ये बताइए, अब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिली है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला। ये देखिए, ये थे जो सर्विस के दौरान जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई किया था, सर्वप्रथम ग्रेजुएशन की प्रथम सीढ़ी पे खड़े थे, उस समय इन्होंने अप्लाई किया था और उनका वहाँ पे चयन भी हुआ था। तो सर, अब बताइए कि आपका चयन कैसे हुआ था वहाँ पे? चयन में बीएससी फर्स्ट ईयर मतलब चंडेश्वर कॉलेज से कर रहा था, तो वहीं पे रहता था आजमगढ़। तो ये कोस्ट गार्ड में, नेवी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तो मैं परीक्षा दिए, पास हो गया। वहाँ पे हाई स्कूल मेरा फर्स्ट डिवीजन था। तो वहाँ पे उड़ीसा चिल्का में ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे क्या है कि 6 महीने की ट्रेनिंग थी, हमने 2 ही महीने ट्रेनिंग किया था। तो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया, कमर फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हुआ था या ट्रेनिंग के दौरान कौन सा वर्क करते हुए आपका एक्सीडेंट हुआ? ट्रेनिंग के समय हम गिर पड़े थे ऊपर से, ट्रेनिंग करते ही समय गिर पड़े थे। जंप कराया जा रहा था? जी जी। तो वो वहाँ से हॉस्पिटलाइज हो गया, मैंने आलस कनारी विशाखापट्टनम, वहाँ पे पूरा 1 साल तक इलाज चला। तो वहाँ डॉक्टर लोग बोले तुम चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू, हम ट्रेनिंग कराएंगे। हम चल ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आउट ऑफ सर्विस कर दिया। अच्छा, चोट के दौरान जो वहाँ का इलाज हुआ, आपका ट्रीटमेंट हुआ, वह किसके द्वारा आपने भुगतान किया था या? गवर्नमेंट ने पैसा बहुत लगाया। वो बताया कि 10 लाख रुपया हमारे इलाज में लगाया उन्होंने। जी, 10 लाख रुपए। उसके बाद आपको फिर आगे का जो रिकवरी हुआ आपका, मतलब कैसे क्या हुआ वहाँ पे? फिर आप मतलब वहाँ पे जो ठीक हुए, उसके बाद घर आए, फिर वहाँ पे अप्लाई किया कि नहीं आपने? नहीं, उन्होंने बताया कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसमें आप अगर 6 महीने अगर पूरा किए होते तो हम पेंशन चालू कर देते, नहीं तो फिर आपको कोई क्लर्कियल जॉब देते। 6 महीने पूरा ट्रेनिंग हो नहीं पाया था। कितना दिन ट्रेनिंग चला था? 2 ही महीने ट्रेनिंग हमने किया था। उस समय ट्रेनिंग हम कर नहीं पा रहे, तो बोले ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो मतलब मेडिकली अनफिट हो गया था, तो हमें आउट ऑफ सर्विस कर दिया। देखिए, ये है मनोज भाई, इन्होंने ही अप्लाई किया था। मात्र 2 महीने की इन्होंने सर्विस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान 2 महीने ट्रेनिंग किया था। 2 महीने के बीच इनके साथ वही सुनामी आई, वही घटना घटी, जिसके कारण ये नर्वस हो गए और नर्वस होने के बाद ये अपनी ट्रेनिंग को पूर्ण नहीं कर सके और परिणाम यह हुआ कि इनको वापस घर आना पड़ा। घर आने के तत्पश्चात जब ये फिट हुए, अपने आप को मतलब फिटनेस में महसूस किए, तो दोबारा इन्होंने कोशिश किया। तो दोबारा कोशिश करने के बाद वहाँ से क्या जवाब आया? दोबारा हमने प्रयास किया, मतलब उनके बड़े साहब वहाँ पे रहते हैं, अनिस अश्वनी, मुंबई में। तो उनसे हमने बात किया, सर हम तो ठीक हो गए, अभी हो सकता है। तो उन्होंने बड़े साहब से बात किया, तो वो बोले कि नहीं यार, इसमें ऐसा है कि डिसिप्लिन होता है, रूल होता है, मतलब एक बार निकालते तो दोबारा नहीं लेते सर।
अच्छा, जी। देखिए इन्होंने बताया, स्पष्ट बता दिया है कि इन्होंने क्या नियम था वहाँ पर, वह कैसे फॉलो किए वहाँ पर। उसके तत्पश्चात जैसे आपको जब यह रिजल्ट सामने आया कि अब हम वहाँ का हमारा चयन वहाँ पे नहीं हो सकता है, तो आपके मन में विचार क्या आया, कैसे क्या किया जाए आगे? मतलब विचार तो यही है कि मतलब वहाँ पे जो भी हुआ था सर तो नकार दिए थे। हमने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे मुंबई में मतलब सिक्योरिटी जॉब और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पे कंपनी वगैरह में हमने सोचा कुछ जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे पास आवाज़ भी निकलती थी, तेज़ आवाज़ मतलब। तो दूसरे देशों में मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, मतलब कि विदेशों में कि लाउडेस्ट स्क्रीम का रिकॉर्ड बने। गूगल पे भी सर्च देखा हमने, ढेर सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो हम सोचे ये सारे रिकॉर्ड हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अपनी आवाज़ से। तो इसके लिए हमने प्रयास भी किया, मीडिया लोगों से मिला, लेकिन वो तो पेपर में निकालते गए, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक। देखिए, इनके द्वारा जो भी कोशिश की गई है, अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। फिर भी ये अपनी कोशिश में लगे हैं, परिश्रम करते रहते हैं। बोध वाक्यों में लिखा जाता है, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करना मनुष्य का परम दायित्व माना जाता है, पहला कर्तव्य होता है। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ-साथ अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, क्योंकि देखिए विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास है तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं उसके बाद जब आप वहाँ से लौटे तो फिर कहीं अदर मतलब प्राइवेट जॉब या तो फिर गवर्नमेंट जॉब? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिला, मतलब प्राइवेट जॉब में ही हम मुंबई में छोटा-मोटा काम करते, फिर चले जाते। यहाँ बच्चों को भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है। और वहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं थोड़ा एक गार्ड था यहाँ पे, तो वो थोड़ा-सा वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, तो वो भी इलाज चल रहा है मेरा अभी, तो ठीक ही है लगभग। देखिए, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, गृहस्थी जो जीवन एक होता है उसको निर्वहन करने के लिए मनोज भाई काफ़ी प्रयत्नशील हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और भरपूर सहयोग मिल रहा है इनके परिवार द्वारा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो, और ये भी काफ़ी उम्मीद के साथ, ये देखिए घर का गार्जियन जो होता है, घर का जो सदस्य होता है, उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इन बच्चों की जिम्मेदारियां भी मनोज भाई के ऊपर हैं। तो अब आगे क्या विचार है? कहीं आगे हमारा यही विचार है कि हमारा नाम लिम्का बुक में आए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा नाम आए। कहाँ से कि हम इतनी तेज़ आवाज़ निकालते हैं कि सारे रिकॉर्ड हम ब्रेक कर सकते हैं। वो दूसरे देशों में जो भी रिकॉर्ड बना है वहाँ से गिनीज बुक से भी लेटर आया है, लेकिन यहाँ पे कहीं से कोई हमको हेल्प नहीं मिल रही है। देखिए, इनकी जो मांग है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ को काफ़ी दूर तक फैलाई जाए और इनकी जो उम्मीद है, जो इनका विश्वास है, इसको निराश ना किया जाए। हम प्रदेश सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो आवाज़ उठ रही है, इनकी जो मानसिकता है, इनके जो विचार है, इस पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। और आगे और कुछ विचार है आपका, जैसे मुख्यमंत्री जी से कोई निवेदन? मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि कुछ साल पहले हमको यश भारती पुरस्कार मिलना था, उसका पेपर भी मैंने दिखाया था आपको, लेकिन वो भी पुरस्कार हमको नहीं मिला, दबा दिया गया। और हम अनुसूचित जाति के दलित वर्ग के हैं, क्या पता कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होता हमारा। तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बात को रखा जाए और कोई पुरस्कार दिया जाए हमारे घर सुविधा के उपाय में। और आगे की कार्रवाई में हमारी यही है कि हम दूसरे देशों में जाके वो रिकॉर्ड ब्रेक करें और गिनीज बुक लिम्का बुक में मेरा नाम आए बस। देखिए, इनकी जो उम्मीद है, इनका जो विश्वास है, ये चाहते हैं कि हम भी अपने आवाज़ का एक कीर्तिमान स्थापित करें। और जो इनको अब तक यश भारती पुरस्कार से सम्मानित करने का जो विचार बना था जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तमाम वो अभी इनको प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात हम निवेदन करना चाहते हैं इनको वो पुरस्कार इनको प्रदान किया जाए और इनकी जो विश्वास है उसको और ऊपर उठाया जाए। इनकी जो उमंग उठती हुई नज़र आ रही है, इसको और ऊपर उठाया जाए। और इनकी जो एक जिज्ञासा है कि मैं भी अपनी आवाज़ द्वारा एक विश्व रिकॉर्ड का कीर्तिमान स्थापित करना चाहता हूं, तो यह कोशिश है मुख्यमंत्री जी से कि इनकी जो बुलंद आवाज़ है इसको एक बार जरूर इस पर केयर किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, और ताकि इनकी मिलने के बाद जो इनकी जिज्ञासा है, इनकी जो मन की भावनाएं हैं वह बाहर आ सकी और देश के ही नहीं भारत के इस बहादुर बेटे को विदेश तक जाना जाए। यह इनकी कामना है, यह इनकी सोच है, यह इनकी पहचान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ को
जरूर पहुंचाया जाए और इस मनोज भाई को जो दलित वर्ग से आते हैं इनकी आवाज को और ऊपर उठाया जाए। हम उनसे करवद्र निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबाया न बल्कि उठाया जाए और ताकि इनकी आवाज समाज में एक नए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में गूंजती रहे। तो और आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे बच्चे लोग की पढ़ाई ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं। तो ये बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? यूकेजी यूकेजी। कौन से विद्यालय में? सीओबीएम सीयूएवीएम में। कहाँ पढ़ती हो बेटा? स्कूल में पढ़ती हो ना? कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6 में 6 में। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 6 में नाम बताओ। जानवी जानवी। अपना नाम बताओ। मानवी मानवीर। क्या नाम है बाबू? राजवीर राजवीर। तो ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और अपना शिक्षा पर केयर कर रहे हैं। अभी ये पढ़ रहे हैं और इनकी क्या उम्र ही है, नादान बालक हैं। तो इनकी क्या सोच है, इनके परिवार के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट ना पड़े, बच्चे सेल्फ डिपेंड बने, हम यह कोशिश करते रहेंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके अंदर एक जिज्ञासा है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम इनका सपोर्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, पढ़ने में तेज हों, जो कर्म पिता के द्वारा ना हो सके वह बेटा करके दिखाए। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।